तो नाजरीन, पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट के तहत आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। और उस मौजू पे बात करने से पहले आइए मैं शेयर करती हूँ एक बहुत ही ख़ास बात आप सबके साथ। जब हम पेरेंट बनते हैं तो देखिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। पेरेंटिंग बहुत कोई आसान मसला नहीं है। ऐसे तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो लोग ऐसे ही बन जाते हैं और उसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती है। लेकिन एक बार जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं और वो बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उस बच्चे के साथ-साथ उस बच्चे के एहसासात, जज़्बात, उस बच्चे की फीलिंग्स उस बच्चे के तमाम चीज़ें इस दुनिया में वजूद में आती हैं। और जिस तरह हम बच्चे की जिस्मानी देखभाल के लिए कोशां होते हैं और हम हमेशा इस फ़िक्र में रहते हैं कि बच्चे की सही जिस्मानी ग्रोथ हो रही है या नहीं। जब वो बच्चा माँ के बत्न में आता है तभी से हम परेशान हो जाते हैं और उसी वक़्त से हम उसकी फ़िक्र करने लगते हैं। तो जहाँ हम बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ की फ़िक्र करते हैं, उसके जिस्मानी बालिदगी की फ़िक्र करते हैं, वहीं ये भी ज़रूरी है कि हम बच्चे के मेंटली एंड इमोशनली हेल्थ की भी उतनी ही फ़िक्र करें। तो आज पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट में हम बात करेंगे कि वो 5 हम ऐसे टिप्स आपको बताएँगे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों की रोशनी में, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ हमने की हैं, उनकी रोशनी में, वो 5 टिप्स ऐसे होंगे जो आपको ये बावर कराएँगे कि आपके बच्चे की इमोशनली और मेंटली आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और उसकी हेल्थ के लिए ये 5 टिप्स कैसे मौअस्सिर हो सकते हैं। मैं भी एक बहुत ही अहम और ये इंटरव्यू देख रही थी और देखिए ऐसा है कि बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान का ये अपने आप में तस्लीम कर लेना कि उसे कुछ वो मेंटली ट्रॉमा में है या इमोशनली उसके साथ सेटबैक हो रहा है या इमोशनली वो बहुत ही अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होती हैं एक्सेप्ट करना। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और उस इंटरव्यू में मैंने ये महसूस किया कि जो दीपिका पादुकोण है वो ये बता रही थी कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आया जब उन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि उन्हें प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें किसी ऐसे हेल्प की ज़रूरत है जो उन्हें गाइड कर सके, उन्हें बता सके कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है और ये तमाम बातें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो ये एक बार जब इंसान खुद को बावर करा लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि यकीनन उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आप देखेंगे कि उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर उसके लिए चीज़ों को आगे ले जाना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल मरहला जो होता है, वो सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि हम कैसे अपने आप को ये यकीन दिलाएँ और कैसे अपने आप को हम ये बावर कराएँ कि हम किसी तरह से किसी ज़हनी परेशानी का शिकार हैं या किसी जज़्बाती परेशानी का शिकार हैं। तो ये अपने आप को यकीन दिलाना, और जब हमारे जिस्म में कुछ ऐसे सिम्पटम्स नज़र आते हैं, तो ये अपने आप को यकीन दिलाना कि यकीनन कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यकीनन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये यकीन कराना अपने आप को काफ़ी दुश्वार गुज़ार मरहला होता है। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में बताया कि जब उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और उन्हें ये फ़ील हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जब एक इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, फेंट हो जाता है, फिर उसे ज़िंदगी में रमक बाकी नहीं दिखाई देती है, ज़िंदगी में चमक बाकी नहीं दिखाई देती। उसे सुबह उठने का दिल नहीं चाहता, उसे कुछ करने का दिल नहीं चाहता। तो ये इस तरह की वो तमाम ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को कहीं न कहीं ये हिंट देती हैं कि सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी जो बहुत ही क्लोज़ हो उससे बात करें, उसके उस तक हम अपनी बात को पहुँचाएँ। जैसे कि इस केस में मदर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए सलाह दी और फिर किस तरह से प्रोफ़ेशनल हेल्प ने इस सिचुएशन को ओवरकम करने में हेल्प की। और उस वक़्त जिस वक़्त ये तमाम चीज़ें चल रही थी, उस वक़्त वहाँ भी यही ज़हन में था कि किस तरह से हम लोगों के सामने अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारे समाज में इसे मायूब समझा जाता है कि अगर इंसान कोई ये एक्सेप्ट करे कि उसे किसी तरह की ज़हनी या किसी जज़्बाती प्रॉब्लम का वो शिकार है। तो इसके लिए ये है कि खामोशी के साथ लोगों को पता ना चले, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, इसके बारे में किस तरह से बातें बनाएँगे।
तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना खदशात होते हैं जो इंसान को अपने किसी भी मेंटल इश्यूज़ के बारे में या इमोशनल इश्यूज़ के बारे में बोलने से रोकते हैं। लेकिन ऐसा हालाँकि सोच हमारी गलत है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, और हम सब अक्सर व बेशतर इससे दो-चार होते हैं। लेकिन हम चूँकि समाज के दबाव में होते हैं और हमारे ज़हन में ये चल रहा होता है कि हम कैसे किसी को बताएँ, और यही सोच-सोच करके फिर हम किसी के सामने अपनी बातें नहीं रखते हैं और अंदर-अंदर घुटते रहते हैं, और वही एक दूसरा रूप ले लेती है, बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं ये तमाम चीज़ें, जिससे कि हमें फिर बाद में जो है ना छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में ही अगर हम ऐसा करें तो ये अच्छा लगेगा। ये इंटरव्यू काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप भी ज़रूर इस इंटरव्यू को देखें और फिर इसे समझने की कोशिश करें। अब चूँकि ये हमारा प्रोग्राम, जो आज का प्रोग्राम है, ये है पेरेंटिंग के हवाले से, कि हम एज़ ए वालिदैन किस तरह अपने बच्चों के इमोशनली और मेंटली उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये है हमारा आज का मौज़ू। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात करें, और हम आपस में एक-दूसरे से ये बावर करा सकें कि आखिर वो कौन-कौन सी तदाबीर हैं, वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं, जिसे लेने से हमारे बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे और वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस सिलसिले में जो मेरा अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो उन तजुर्बात की रोशनी में जो बातें हमारे सामने आई हैं और जो मैंने महसूस की हैं, वो बातें मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी इस तरह की कमज़ोरियाँ मेरे अंदर रही हैं एज़ ए पेरेंट, एज़ ए मदर, जिसे एक्सेप्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे अभी यहाँ, क्योंकि न होता ये है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दूसरे भाई-बहन हैं या हमारी तरह से जो दूसरी मदर्स हैं, जो माएँ हैं, वो इस तरह से किसी भी गलती का इर्तिकाब ना कर पाएँ, उनसे इस तरह की भूल-चूक ना होने पाए, इसलिए हम उसे शेयर करते हैं अपने तमाम बहनों के साथ, दोस्तों के साथ और तमाम रिश्तेदारों के साथ। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसकी ज़रूरत महसूस हो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की क्या ज़रूरत है। यानी कि देखिए, हम अपने बच्चों के खाने-पीने का कितना ख़्याल रखते हैं, और हम हर वक़्त इसी फ़िक्र में रहते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो गया, दुबला तो नहीं हो गया, हमारे बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया, अच्छा वो सो गया, उसने डिनर नहीं किया, तो कितनी परेशानी हमें होती है, कितनी फ़िक्र लाहक होती है। यकीनन एक माँ की हैसियत से हर एक को होती ही है। लेकिन क्या उतनी ही फ़िक्र हमें इस बात के लिए होती है कि बच्चा हमारा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को ज़िद करने की आदत होती है, कई बच्चे को बहुत जल्दी रोने की आदत होती है, छोटी-छोटी बातों पे बच्चा रो देता है, तो फिर हम सब उसे एज़ इट इज़ लेते हैं। हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे ये तो बच्चा ऐसा ही है। हाँ, ये छोटी-छोटी बातों पे रो देता है। लेकिन हम ये महसूस नहीं करते हैं कि आखिर क्यों छोटी-छोटी बातों पे रोता है? उसका रीज़न क्या है? उसकी वजह क्या है? और छोटी-छोटी बातों पे रो देने से कहीं उसके कहीं इमोशनल हेल्थ पे तो नहीं असर पड़ रहा है, कहीं वो मेंटली वीक तो नहीं है, और इसके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इसकी ज़रूरत क्या है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ की ज़रूरत क्या है, और फिर उसके बाद हम इसके लिए कोशा रहें कि हम किस तरह से अपने बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। सबसे पहली बात ये हुई कि हमें इसकी ज़रूरत को महसूस करना है। दूसरी बात ये हुई कि अगर जब हमने ये ज़रूरत महसूस की, तो हमें अपने घर में, अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना है कि जिसमें हम ख़ास तौर से जो मेंटल हेल्थ है, जो एक ज़हनी तौर पे आपको मज़बूत करता है, आपको तक़वियत देता है आपके ज़हन को, उस तरह के हम स्किल्स को डेवलप करने की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करें। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको कहते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ घर में ऑर्गेनाइज़ की जाएँ, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बच्चों को हम कुछ ऐसे केस स्टडीज़ दें, कुछ ऐसे सिचुएशंस दें, कुछ ऐसे पज़ल्स दें, कुछ ऐसे रिडल्स ला के दें, जिसमें बच्चा अपने ज़हन को इस्तेमाल करके और उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। हम उसे कुछ ऐसे सिचुएशंस बताएँ, जिसमें वो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम उनसे सिचुएशंस दें कि भई इस सिचुएशन में
अगर तुम उसकी जगह पे रहोगे तो तुम क्या करोगे? फिर हम ये देखें कि हमारा बच्चा किस तरीके से सोचता है, उसका जो थिंकिंग स्टाइल है वो क्या है, और फिर उसके थिंकिंग स्टाइल को गौर करने के बाद हम उसे किस तरह से फिर पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। और इस तरह जब वो ओरिजिनली उस तरह की किसी सिचुएशन में आएगा, तो हम ये महसूस करेंगे कि वो बहुत आसानी के साथ अपने इन मसाइल को हल कर सकता है। तो इसलिए ये हमें एक बाकायदा तौर पे अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश करनी है। उसके बाद जो हमें तीसरा काम करना है, वो तीसरा काम ये है कि जब हम बच्चों को ओवर पैम्पर कर देते हैं, यानी कि हम उनके लिए सब कुछ मुहैया करा देते हैं, हम उनके लिए खाना तैयार करते हैं, हम उनके होमवर्क में मदद करते हैं, हम उनके खेल कूद में मदद करते हैं, उनके दोस्तों के साथ अगर कुछ होता है तो हम उसमें भी इंटरफेयर करके उन्हें वहाँ भी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं। ओवर पैम्परिंग करने से हमारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं। इसके बजाय हमें क्या करना है कि हम बच्चों को मौके दें, हम बच्चों को वो मौका फराहम कराएं कि बच्चे उसमें खुद डिसीजन लें, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो एक्चुअली उनकी लाइफ में उनके सामने आ रही हैं। और चाहे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनसे गलतियां हो जाए, तो उस गलतियों को फिर वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लें, और फिर आइंदा उस तरह की गलतियों को अवॉइड करके फिर दोबारा कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर उसमें वो उससे सीख करके अपनी गलतियों से और फिर वो आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत ही अहम कदम होगा बच्चों के लिए, जिसमें कि वो बच्चे अपनी मिस्टेक्स से सीखेंगे। अभी आजकल जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये कि जब हम बचपन में बच्चों को इस तरह के चैलेंजिंग टास्क नहीं देते हैं, उन्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करने देते, क्योंकि हम बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं। जाहिर सी बात है, हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे की जिंदगी में ढेरों खुशियां आए और उसके हिस्से के सारे गम माँ बाप खुद ले लें और बच्चों को सिर्फ खुशियां ही दें। देखिए, ये हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, इस कदर सोचते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी सोचना है कि हम उनके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं। हर किसी की अपनी एक लाइफ स्पैन है, और उस लाइफ स्पैन के बाद हम अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले हैं। जब हम बच्चों को छोड़ के जाने वाले हैं, जब हम सडनली उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे, हम उनकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, तो फिर जो उनकी जिंदगी में खला आएगा और उस वक्त जो उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो आप ये बताएं कि क्या उसके लिए हमारा बच्चा तैयार है? उसके लिए हमें अपने बच्चों को आज ही तैयार करना है। तो उन्हें जो उनकी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करने के लिए पहले तो कोशिश करने देना चाहिए, और अगर उसमें उनसे कहीं गलती हो जाए तो उन्हें संभलने का मौका देना चाहिए, और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हमें हमारे एक साहब ने हमें बताई कि हमने बच्चा जब हमारा 20 साल का हुआ, हमने उसे अलग से अपने ही बिजनेस का एक पोर्शन दे दिया संभालने के लिए, और हमने ये कहा कि इस बिजनेस के तमाम फैसले तुम खुद करोगे, और अगर तुमसे गलती होती है फैसला करने में तो कोई बात नहीं है, इससे तुम अपनी जिंदगी में फैसले करने की सलाहियत पैदा करोगे, और तुम उन कमियों से, उन गलतियों से सीख करके आगे बढ़ोगे। तो बहुत ही अच्छी ये बात हमें लगी कि हमें इसी तरह से अपने बच्चों को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अब हम जब हम चौथी बात की बात करेंगे, तो देखिए हम आपके सामने चौथी बात ये पेश करेंगे कि अक्सर व बेशतर हम घरों में क्या करते हैं, हम फीलिंग्स की बातें नहीं करते हैं। हम हमें ऐसा लगता है कि जैसे फीलिंग्स क्या है, एक ड्रामा है, और अगर फीलिंग्स की बात भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता है कि हम या तो कहेंगे आर यू हैप्पी, आर यू सैड, बस यही दो चीजें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सिर्फ यही दो जज्बात होते हैं, यही दो फीलिंग्स होती हैं कि क्या आप खुश हैं बेटे, आपको ये मिल गया, आर यू हैप्पी, यू गॉट योर गिफ्ट, आर यू हैप्पी, ओके यू गॉट दीज मेनी मार्क्स, यू आर हैप्पी, बस यही पूछते हैं, या फिर यू आर सैड, यू आर नॉट हैप्पी। तो हमें फीलिंग्स को जो डिफरेंट कलर्स ऑफ इमोशंस हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ फीलिंग हैं, उनके बारे में न सिर्फ ये कि ये यकीन करना है खुद भी और बच्चों को भी कराना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उनके बारे में चर्चा भी करनी है, घरों में उसके बारे में बात भी करनी है
कि किस किस तरह के इमोशंस होते हैं और उनकी बिना पे इंसान किस किस तरह की फीलिंग्स से दो चार होता है, और उन तमाम फीलिंग्स और इमोशंस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उनकी क्या ज़रूरत है, और ये फीलिंग्स कितना अहम किरदार हमारी ज़िंदगी में अदा करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी अहम अमल होगा अगर हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। जैसे कि बहुत से शेड्स होते हैं इमोशंस के। अब आप देखेंगे, अगर हम ये सोचें कि अपने बच्चों को ये मना करें, देखो बेटे गुस्सा करना बुरी बात है, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमने एक बात बता दी उसके गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि अगर गुस्सा नहीं करना चाहिए हमने उन्हें बता दिया, तो जब बच्चा ये यकीन करके ही बड़ा होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कहीं अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो उस वक्त भी वो बिल्कुल पैसिव बना रहेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि हमें तो ये बताया गया है कि गुस्सा करना बुरी बात है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये सिखाने के बजाय हमें क्या सिखाना है? हमें ये सिखाना है कि गुस्सा एक नेचुरल फीलिंग, एक नेचुरल इमोशन है, जिसके इस इमोशन के वजह से हम फील करते हैं गुस्से को। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसे किस तरह से मैनेज करना है, द मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसको कैसे मैनेज करना है और उसका रद्द अमल कैसे हमें शो करना है। अगर कभी गुस्सा महसूस करते हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पे, उसके रिएक्शन के तौर पे हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए, वो उसकी तरबियत करना वो ज्यादा जरूरी है। ना कि ये कि हम तमाम फीलिंग्स को नकार दें या ये कह दें कि जो रोते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, और ये कह दें कि बॉयज नेवर क्राई। इस तरह की बातें हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तो इससे ये है कि हम कुछ फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, और वो उम्र के हर हिस्से में हमारे साथ साथ चलते हैं और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो जब हमें मालूम है कि वो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ चल रहे हैं और वो एक लाजमी जुज़ है हमारी शख्सियत का, तो बेहतर है कि हम उनके बारे में बात करें, हम उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, हम उनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करें, हम उन्हें किस तरह से डील करना है उसके बारे में बात करें। ये एक बहुत ही अहम किरदार होगा एज ए पेरेंट, अगर हम बच्चों को इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और जो मैं फिफ्थ टिप्स देना चाहती हूँ, पांचवी टिप्स, वो ये है कि बच्चों को हर चीज में हम पॉजिटिविटी की तालीम दें, कि कैसे उन्हें रियलिस्टिकली सोचना है और पॉजिटिवली सोचना है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि ओह मेरे लिए तो मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू इट। और कभी बच्चे जब वो जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो आपने उन्हें केमिस्ट्री के बारे में भी यही कहते हुए सुना होगा कि ओह माय गॉड, केमिस्ट्री इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो और दूसरे सब्जेक्ट्स में जहाँ टॉपर होते हैं, जहाँ उनके मार्क्स 90s में आते हैं, वहाँ केमिस्ट्री में उनके पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। उन्हें ये डाउट होता है कि पता नहीं वो केमिस्ट्री में पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस तरह का खौफ उनके दिल में होता है। तो अब अगर इस तरह का खौफ किसी बच्चे के दिल में है, तो हमें सिर्फ ये कह देने से कि नो माय सन, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, नथिंग विल हैपन। तो ठीक है, अगर हमने ये कह दिया कि नथिंग विल हैपन, तो वो तो सही है कि बच्चे को आ गया कि नथिंग विल हैपन, बट हाउ नथिंग विल हैपन? आखिर ऐसा कैसे होगा कि वो केमिस्ट्री जो उसको मुश्किल लग रही है, जिसमें उसको लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा, वो उसमें पास हो जाएगा? ये कैसे होगा? तो हमें बच्चों को रियलिस्टिकली भी सोचना सिखाना है कि कैसे सोचना है। तो रियलिस्टिकली सोचने के लिए उन्हें हमें एक लाहे अमल देना है, एक प्लान देना है, एक स्ट्रैटेजी बना के देना है कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में हमें पॉजिटिविटी से दूर ले जा रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये तरीकाकार है। अगर मान लिया मैथ्स मुश्किल लगता है आपको, केमिस्ट्री मुश्किल लगता है आपको, या आपका कोई फ्रेंड बहुत टफ है आपके लिए जो आपको परेशान करता है, या और भी कोई भी चीज जो आपको बॉदर करती है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, उसके लिए हमारे पास क्या लाहे अमल है, उसमें हम क्या ऐसा तरीकाकार अपना सकते हैं जिससे कि हम उससे छुटकारा पा सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं। तो ये एक बच्चों को रियलिस्टिकली एंड पॉजिटिवली, ये दोनों चीजें जरूरी है। सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया में रह करके पॉजिटिवली सिखाते रहें कि नो एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, एंड आप तो नेसेसरी टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्क्स आपको अच्छे आ जाएंगे। तो अगर हम ऐसे उनको अगर उम्मीद दिलाते हैं
जिसे हम कहेंगे कि फॉल्स होप ही हम कहेंगे, तो फिर उससे हकीकत तो नहीं बदलेगी। बाद में जब मार्क्स आएंगे और कम मार्क्स आएंगे तो फिर अपने आप ही बच्चा कहेगा देखिए आपने तो कहा था एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और ये क्या हो गया ऑल राइट में, यहाँ तो हमारे मार्क्स ऐसे आ गए हैं। तो इसके लिए हमें रियलिस्टिक भी होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होने के साथ साथ, और उसके लिए फिर हमारे पास एक लाहे अमल होना चाहिए। तो ये 5 जो हैं वो हमने आपको अभी टिप्स बता दिए हैं कि इन 5 टिप्स से हम अपने बच्चों को किस तरह से मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब चूंकि ये है कि ये तमाम चीज़ें किसे करना है, पेरेंट्स को करना है, हमें और आपको करना है एज ए पेरेंट। तो हमें क्या करना है, हमें उनके लिए रोल मॉडल बन के रहना है। यू आर द रोल मॉडल। अब एज ए रोल मॉडल हम हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, एज ए रोल मॉडल हमें क्या करना चाहिए, अभी इस पे भी हम जरा गुफ्तगू करेंगे कि एज ए रोल मॉडल, एज ए माँ बाप हमें कैसे रहना चाहिए ताकि बच्चों को हम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रेंथ उनके सामने शो कर सकें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपने बच्चों के सामने, चूंकि वी आर द रोल मॉडल्स, सबसे पहले तो इसे यकीन कर लेना है कि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं।